हेलो दोस्तों, तो हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज एक बहुत खुशी की बात यह है कि आपको बता दें कि जल्द ही ये पूरे सारे वीडियो का नोट्स भी जारी कर देंगे। सब आपको उतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सारा मेहनत अब हम ही करेंगे। तो थोड़ा और खुश हो जाइए और खुश होकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब वीडियो ही नहीं, इसका लिखित हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो टॉपिक का नाम है संवेग। संवेग मीन्स मोमेंटम। ठीक है, क्या है ये? बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं, वही पुरानी परिभाषा। क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, यानी P इक्वल टू mv हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसे हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि यह एक क्या होगा? यह एक सदिश राशि होगा। नंबर एक बात तो इसको कह सकते हैं कि यह क्या होगा? सदिश राशि होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरी बात अगर कहें तो ये क्या है? इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसका जो एसआई यूनिट है इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो देख ही लिए आपने। इसकी जो एसआई यूनिट है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगा, देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए किग्रा हो जाएगा, इसके लिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, तो हम लोग जानते हैं कि अगर न्यूटन की बात करें तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो न्यूटन होता है। तो अगर इसी में अगर ऐसे कर दे सेकेंड बट्टे सेकेंड, यानी सेकेंड से गुणा सेकेंड से भाग, तो देखिए ये सेकेंड इसके साथ अगर मिल जाता है तो इतना टर्म मिल करके क्या हो जाएगा? न्यूटन बन जाएगा और ये सेकेंड रह जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी एक यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो जाएगी। तो इसका एसआई यूनिट क्या कहेंगे? या तो किग्रा मीटर पर सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे यहाँ ग्राम हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ सेकेंड हो जाएगा। वही हाल इसमें करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ये डायन इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला जो इसका आता है, डायमेंशन फार्मूला आता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ पी। पी मीन्स मोमेंटम। तो डायमेंशन फार्मूला आप पूरा लिख देते हैं, मोमेंटम। इसका डायमेंशन फार्मूला देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए कैपिटल एम हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए एल हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए यस हो जाएगा। नीचे है तो इस पर -1 पावर और थोड़ा सजा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग का बीमीय सूत्र। अब संवेग के बारे में बस इतना ही जानना पर्याप्त है। ठीक है, संवेग की दिशा क्या हो सकती है ये बात ध्यान रहे। तो संवेग की दिशा क्या होगी? जिधर वेग की दिशा होगी उधर ही संवेग की दिशा होगी। ये भी बात नोट कर सकते हैं कि संवेग की दिशा किधर होगी? वेग के दिशा में, वेग की दिशा में। ठीक है, अब आओ अगला, इसी में क्या होता है? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, सॉरी वेग परिवर्तन नहीं बल्कि संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन संवेग परिवर्तन इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन क्या है कि मान ले एक कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है और इसका, ठीक है, प्रारंभिक वेलोसिटी v1 है। ठीक है, कोई m द्रव्यमान का यहाँ कण है जिसका प्रारंभिक
वेलोसिटी v1 है और मान लेते हैं कि t समय पश्चात इसकी जो है यही कण तो यही रहेगा यम द्रव्यमान का ही, लेकिन इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम कहेंगे कि इसका जो प्रारंभिक संवेग होगा वो p1 हो जाएगा और अंतिम संवेग p2 हो जाएगा। p1 इक्वल टू क्या होगा, इस हिसाब से कहेंगे कि यम v1 होगा, p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यम v2 हो जाएगा। ठीक है, ये यम v2 हो जाएगा। अब हम कहें कि संवेग परिवर्तन निकालना हो तो हम कहेंगे कि तो संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि डेल्टा p हो जाएगा और डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 हो जाएगा। p2 की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगा यम v2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यम v1 हो जाएगा। यहाँ से यम अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, v2 माइनस v1 बचेगा। ये किसके इक्वल टू, डेल्टा p इक्वल टू। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा p की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, तो हम कह सकते हैं यम डेल्टा v आएगी। v2 माइनस v1 को हम लोग डेल्टा v लिख सकते हैं, जैसे p2 माइनस p1 को डेल्टा p लिखे, इसी तरह से v2 माइनस v1 को डेल्टा v लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करते हैं, दोनों साइड डेल्टा t से भाग दे दीजिए। मान लो यह t नहीं बल्कि डेल्टा t समय परिवर्तन हो तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहें, डेल्टा t से भाग देने पर दोनों पक्षों में डेल्टा t से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपान डेल्टा t इक्वल टू यम डेल्टा v अपान डेल्टा t। अब ध्यान से अगर देखें तो ये है वेग परिवर्तन है। ठीक है, वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो ये यम तो रहेगा ही और ये क्या है, वेग परिवर्तन है। वेग परिवर्तन मीन्स त्वरण है, ये एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। और इसी यम ए को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन के सेकेंड नियम से ये हम कह सकते हैं कि ये फोर्स होगा। और ये कैसा फोर्स होगा, ये बाह्य बल होगा। ठीक है, ये एक बाह्य बल होगा, क्योंकि कोई बाह्य बल लगेगा तभी v1 से वेलोसिटी v2 करेगा, तभी तो चेंज होगा वेलोसिटी अपने आप तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये कोई बाह्य बल लगा होगा तभी इसमें वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ होगा। तो जब एक्सीलरेशन बाह्य है तो बल भी बाह्य ही होगा। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स ही होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आपको कहें कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, तो यहाँ से हमें मिल गया एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा p अपान डेल्टा t मिल गया। ठीक है, अब आगे अगर बात करें यहाँ पर अगर बात करते हैं, बात करें तात्क्षणिक संवेग। ठीक है, क्या कहें, तात्क्षणिक संवेग, तात्क्षणिक संवेग परिवर्तन। तो हम लोग जानते हैं इसको इंस्टैंटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस मोमेंटम। इंस्टैंटेनियस मोमेंटम, तात्क्षणिक संवेग। तो क्या हो जाता है, जब तात्क्षणिक लेते हैं तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाता है। यानी हम कहेंगे कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपान डेल्टा t। और जब लिमिट 0 टेंड करेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, dp अपान dt कहेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, dp अपान dt आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा dp अपान dt आ जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। यहाँ से ये बात सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। और इसकी दिशा किधर होगी, इस बल की दिशा संवेग के दिशा में होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये है संवेग परिवर्तन। आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। तो आप इतना लिख करके यहाँ सिद्ध कर सकते हैं
कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। अब जो है अगला एक टॉपिक है संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, 2 मिनट का टॉपिक है, उसको देख लिया जाए। या संवेग संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। आइए बात करते हैं इस पर। तो ये नियम क्या है? ये संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि किसी निकाय यानी किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल अप्लाई न हो तो संपूर्ण सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम देन ऑल द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। क्या बोले कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, कोई बाह्य बल आरोपित न हो, तो उस सिस्टम का यानी उस निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी हम लोगों ने यह पढ़ा है कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है? dp/dt। अभी तुरंत पढ़े हैं कि अगर बाह्य बल एफ एक्सटर्नल की वैल्यू dp/dt होता है, और यही कह रहा है कि यदि बाह्य बल न लग रहा हो, यदि बाह्य बल न लग रहा हो तो क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से क्या कहेंगे कि dp/dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि dp = 0। तो जब ये डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब p जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, p एक कांस्टेंट होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन 0 है। ठीक है, तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि p कांस्टेंट होगा। कब? जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा। तो यही जो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। दिस मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या हम लोग सिंपली मोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब इस पर एप्लीकेशन पूछता है। ठीक है, एप्लीकेशन पूछता है, तो वो भी देख लीजिए। संवेग संरक्षण नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसके क्या अनुप्रयोग हैं? तो पहला अनुप्रयोग जो है बंदूक का प्रतिक्षेप बोलते हैं। बंदूक का प्रतिक्षेप।
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन, बंदूक का प्रतिक्षेप यानी रिकॉइल ऑफ गन। देखिए जब बंदूक को हम लोग ट्रिगर दबाते हैं तो बंदूक में गोली जिस बल से आगे निकलती है, यानी हम कह सकते हैं बंदूक जितने बल से गोली को आगे की ओर धक्का देती है, गोली भी बंदूक को उतने ही बल से पीछे की ओर धक्का देती है। तो जैसे कुछ वेग से गोली आगे जाएगी, ऐसे ही कुछ अलग वेग से बंदूक भी पीछे की ओर हटती है। ये कारण यही है कि ये न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, वास्तव में जो संवेग संरक्षण का नियम है ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ थर्ड लॉ को ये फॉलो करते हुए जैसे ही हम लोग ट्रिगर दबाते हैं तो बंदूक क्या करती है, गोली पर बल लगाती है, और गोली भी क्या करता है, प्रतिक्रिया के रूप में बंदूक पर बल लगाता है। तो गोली आगे की ओर निकल के भागती है और बंदूक उसी हिसाब से पीछे हटती है। दोनों समान वेग से नहीं हटते हैं, लेकिन बल तो दोनों पर बराबर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक उदाहरण इसका बंदूक का प्रक्षेप वेग का हम ले सकते हैं। मान लो कि यहाँ हम कह रहे हैं कि एक बंदूक है, मान लो ये उसका मुजल हो गया, ये उसका बंदूक ले लिए, यहाँ पर उसका ट्रिगर हो गया। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का यहाँ एक सेल है या गोली है, और इसको ट्रिगर दबने के बाद v वेलोसिटी से जाता है। इस बंदूक का हम मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान, इसका जो मास है कैपिटल M है, और ये बंदूक जो है पीछे की दिशा में हट रही है, कितना, कैपिटल V वेग से। कैपिटल V वेग से ये स्मॉल v है, ये वाला कैपिटल V रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जब तक ट्रिगर दबा नहीं है, ये पूरा एक होल सिस्टम है, एक निकाय कह सकते हैं, एक सिस्टम है। तो जब तक ट्रिगर नहीं दबा है तब तक क्या कहेंगे कि जो पूरा होल सिस्टम है, बंदूक और गोली मिला करके होल सिस्टम होगा, तो इसका जो है संवेग 0 है। ठीक है, ट्रिगर दबने से पहले जो संवेग है और यहाँ कह सकते हैं ट्रिगर दबने के बाद, ट्रिगर दबने के बाद संवेग। अब देखा जाए ट्रिगर दबने से पहले तो बंदूक तो स्थिर है, इसका मतलब संवेग 0 होगा, लेकिन ट्रिगर दबने के बाद जैसे ही ट्रिगर दबेगा तो क्या होगा, गोली जो है जो m द्रव्यमान है v वेलोसिटी से भागेगी, और बंदूक क्या है, जिसका कैपिटल M द्रव्यमान है, ये कैपिटल V वेलोसिटी से पीछे हटेगी। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर बाह्य बल नहीं कार्य करता है तो संवेग नियत रहेगा। इसका मतलब जो ट्रिगर दबने से पहले संवेग है, क्योंकि इसमें कोई बाह्य बल लग भी नहीं रहा है, पूरे सिस्टम पर कोई बाह्य बल नहीं है, इसलिए जो ट्रिगर दबने से पहले संवेग है वही ट्रिगर दबने के बाद भी होगा। तो ट्रिगर दबने से पहले संवेग 0 था, तो ये m इसके इक्वल हो जाएगा mv प्लस कैपिटल mv। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे तो कैपिटल mv इक्वल टू स्मॉल mv होगा। यहाँ कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m अपान कैपिटल M, यहाँ माइनस साइन भी होगा, इंटू V हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस साइन क्या डिसाइड करता है, जहाँ माइनस यानी निगेटिव चिन्ह है, जहाँ निगेटिव चिन्ह है, यह दर्शाता है कि यह दर्शाता है कि बंदूक की दिशा, गोली की दिशा बंदूक के दिशा के विपरीत है। यानी जिधर वेग ये इस दिशा में जा रहा है तो ये विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत है। ठीक है, तो ये रहा एक इसका उदाहरण, और भी उदाहरण है आप देख सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।